नाजरीन आदाब, मेरे दावी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज की अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगी, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी शुरुआत करते हैं और जब भी हम आपको सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं तो कुछ जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर हम बातचीत करते हैं। और आज भी हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, जो अखबारों ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है उनको। और सिर्फ हम अखबारों से ही बात नहीं करते हैं, हम जो आज की ताज़ा खबरें रहती हैं, जो बहुत ज़रूरी मुद्दे रहते हैं, हम उन पर भी बात करते हैं। और इसी के साथ इन सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ही मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। तो इस वक्त लोकल न्यूज़ में अगर बात करें तो एसएफआई ने 30 नवंबर यानी कि आज और कल हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य ज़िलों में सरकारी स्कूलों में बंद की घोषणा की है। क्योंकि ये घोषणा इसीलिए की गई है क्योंकि कई सारे स्कूलों में शिकायतें आई हैं कि छात्रों को फूड पॉइजनिंग की शिकायतें सामने आ रही हैं, उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी को लेकर एसएफआई ने कल और आज यानी कि 30 तारीख तक के लिए छुट्टी रखी है। और जिसको लेकर जो बीआरएस सरकार है, जो बीआरएस सरकार है, जो उनके नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, वो लगातार राज्य सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। और इसी को लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। जो राज्य सरकार जो सीतक्का है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बीआरएस हमारी छवि को धूमिल करना चाहती है। और उन्होंने बीआरएस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इसमें किसी की भी साजिश हो सकती है। और उन्होंने कहा कि साजिशकर्ताओं का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अधिकारियों की इसमें अगर मिली भगत पाई गई तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह आपने बोला कि एसएफआई ने हैदराबाद तेलंगाना के अन्य ज़िलों में भी स्कूल बंद रखने की घोषणा की। स्कूल 30 तारीख को बंद रहेंगे जी। उसका रीज़न ये है कि अभी हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसमें खाना खा करके बच्चों को जो मिलता है मिड डे मील, या फिर जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनको जो खाना मिलता है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिससे वो बीमार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो गंदगी जो होती है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही है। उसमें एक मेन मुद्दा ये भी शामिल है कि भाई 1 साल होने वाला है गवर्नमेंट को, तेलंगाना में सरकार बने हुए कांग्रेस को, लेकिन अभी तक कोई भी क्या बोलते शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं मिला उनको जी। क्योंकि अभी उस तरह से क्या बोलते विभाग बांटे नहीं गए, पद बांटे नहीं गए। तो उनकी ये भी मांगी कि भाई 1 साल हो गए, इस पर शिक्षा मंत्री क्यों नहीं मिला। और जिस तरह आपने बोला है कि सिद्दक्का ने बोला है, तो जब भी किसी स्टेट में कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो वहाँ पे उसको विपक्ष का समर्थन मिलता है, भले वो वहाँ पे ना मौजूद हो, लेकिन इनडायरेक्टली ट्विटर पर आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए वो चीज़ें क्या बोलते हैं अपनी बातें वो उस पर रखते रहते हैं। लेकिन जिस तरह सिद्दक्का ने बोला है कि ये सिर्फ जो क्या बोलते हैं यहाँ की जो वो है विपक्षी पार्टी, वो सिर्फ मतलब हमारी सरकार को बदनाम करने का काम करें, उनका कहना ले दे के यही था। लेकिन फिर भी जिस तरह से अब हम क्या हर एक इंसान यही कहता है कि इस देश के जो बच्चे हैं वो आगे का भविष्य होते हैं। अब उनको खाने में कोई ऐसी चीज़ें मिल गई जिससे बच्चे बीमार हो गए। अभी हम जब भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की खबरें आती रहती हैं कि खाने के मिड डे मील में कुछ ऐसा मिल गया जिससे बच्चे बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई उनको। 30 से 35 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा गंभीर समस्याएं हुई थी। अभी आई थिंक 2 या 3 दिन पहले खबर है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को काम करना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने बोला है कि भाई कोई समर्पित शिक्षा मंत्री होना चाहिए, तो शिक्षा मंत्री कोई ऐसा जो जिसका काम सिर्फ इसी पे हो। अब जिस तरह से एक इंसान के पास 4-5 मंत्रालय रहते हैं तो उसका काम कहीं ना कहीं घिर जाता है जी, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ऐसा लीडर हो जिसको शिक्षा मंत्री बनाए और वो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करे, तो उससे कहीं ना कहीं इन चीज़ों में जो है क्या बोलते हैं बदलाव आएगा। और यहाँ के जो बच्चे हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं तेलंगाना के और जो ज़िले हैं वो हों या हैदराबाद के जो बच्चे हैं, वो तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। जी जी।
तो वहीं पर बात करते हैं संभल की। संभल में इस वक्त जो सर्वे हुआ था कुछ दिन पहले और उसमें जो हिंसा हुई थी, हिंसा में 5 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई है। जो सर्वे हुआ था, सर्वे को लेकर आज सुनवाई है और उसमें आज सुनवाई चंदौसी की कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी, जिसको देखते हुए चंदौसी कोर्ट के तरफ चारों तरफ निगरानी की गई है। ड्रोन कैमरा से न्यायपालिका की निगरानी की जा रही है। वहीं पर कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई उत्पात ना हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा भी की गई है। संभल में खासकर जिन जिन एरियाओं में हिंसा हुई थी उस पर कड़ी निगरानी की जा रही है। और वहीं पर बता दें कि एक सूत्रों के मुताबिक एक खबर सामने आ रही है कि मस्जिद जो सर्वे हुआ है उसमें हिंदू का जो एक प्रतीक होता है उनका एक चिन्ह सामने आया है। देखिए, जिस तरह से याचिका दायर की गई, याचिका पर सुनवाई होनी है, ठीक है, और याचिका में कहा गया है कि जिस तेज़ी से सारी प्रक्रियाएं हुई उससे लोगों में शक फैल गया और लोग अपने घरों से बाहर आ गए। वो बाहर निकले, भीड़ फिर उग्र हुई क्योंकि उधर से नारे लगाए जा रहे थे, जो एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, आजकल नारे लगाए जा रहे थे। उसके बाद फिर पुलिस ने गोलियां चलाई, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। याचिका में आगे कहा गया है कि शाही मस्जिद 16वीं सदी से वहीं है। इतनी पुरानी धार्मिक इमारत के सर्वे का आदेश पूजा स्थल अधिनियम और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल कानून के खिलाफ है। अगर ये सर्वे जरूरी भी था तो ये एक दिन में बिना दूसरे पक्ष की बात सुने किस तरह से मतलब इस पे एक्शन ले लिया गया। वहीं याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो निचली अदालत के आदेश और प्रक्रिया पर रोक लगाए। सर्वे रिपोर्ट को फिलहाल सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट ये भी आदेश दे कि इस तरह के धार्मिक विवादों में बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का आदेश ना दिया जाए। अब जिस तरह से वहां पे सर्वे का आदेश दिया गया था, सर्वे के बाद सर्वे की टीम पहुंची, उसने सर्वे किया, उसके बाद जो भी चीज़ें हुई वो सब आप लोगों के सामने हैं। लेकिन जिस हिसाब से इस वक्त पूजा स्थल अधिनियम जो है उसकी जो 1991 की जो चीज़ें चल रही हैं उसको मतलब उसको ख़त्म करना हो, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। उसके उल्लंघन के बारे में अब जिस तरह से कल एक न्यूज़ आई थी कि जो वहाँ के दरगाह अजमेर की है उसमें भी ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई मंदिर हुआ करता था। अब उसको लेकर के इस देश में अभी राजनीति छिड़ी हुई है। आप हर जगह को किस तरह से ऐसा बोल सकते हैं, और हर जगह को ये बोलना कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब जिस तरह से आप सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट बना रहे हैं, आप ऐसी चीज़ों को टारगेट बना रहे हैं जो मुसलमानों से वो हैं क्या बोलते हैं रिलेटेड हैं। अब जिस तरह से इन चीज़ों पे बात हुई है, अब आपने दरगाह पे भी बात कर दी, आपने मस्जिद पे भी बात कर दी, हर जगह मंदिर, हर जगह मंदिर, तो ये आप कब तक लेके चलेंगे? इस पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, इस पे देश के गृह मंत्री अमित शाह को सोचना चाहिए, इस पे उत्तर प्रदेश में जिस तरह संभल की घटना जो हुई थी जिसमें 5 लोगों को गोली मारी गई, उनकी मौत हो गई, वहीं पे योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए कि ऐसे पुलिस वालों के साथ या उनके साथ जो लोग गए थे जो इस तरह के नारे लगा रहे थे उनके साथ क्या सलूक किया जाए। क्योंकि उसमें वो वकील भी शामिल था। मैं हर बार ये बात कह रहा हूँ कि वो वकील मुस्कुरा रहा था जब ये नारे लग रहे थे। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये था कि वो वकील अपने हिसाब से ही लोगों को ले गया था। जिस तरह से सर्वे की टीम गई थी, वो सर्वे की टीम के साथ जो लोग गए थे वो कहीं ना कहीं सही नहीं है इन चीज़ों के लिए। और वहीं अगर हम बात करें अभी जो अजमेर वाला केस हुआ उसमें दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरगाह 800 साल से खड़ी है। उस समय मुगलों का शासन था और बादशाह अकबर ने वहाँ कई इमारतें बनवाई, फिर मराठा सत्ता में आए और ये स्थल अंग्रेज़ों को 18,000 रुपये में बेच दिया गया। 1911 में जब महारानी एलिजाबेथ यहाँ आई तो एक जलघर का निर्माण किया गया। नेहरू से लेकर देश के प्रधानमंत्री ने दरगाह पर चादरें भेजी हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा करते हैं। भाजपा और आरएसएस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपा आरएसएस अब मस्जिदों और दरगाहों के बारे में नफरत क्यों फैला रहे हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि भाई इस देश में जितने भी मस्जिद और दरगाहें हैं, हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिसमें यह बोला जा रहा है कि भाई फ़लाँ जगह पे मंदिर था, फ़लाँ जगह पे मंदिर था। उन्होंने कहा है कि भाई इन चीज़ों को आरएसएस हो या फिर क्या बोलते हैं, ये लोग क्यों इतना वो दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, इन पर बात होनी चाहिए। ओवैसी ने निचली अदालत द्वारा मामले को संभालने की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि वो पूजा स्थल अधिनियम की अवहेलना कर रहे हैं।
निचली अदालतें पूजा स्थल अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई क्यों नहीं कर रही हैं। उन्होंने इस मामले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को एक पक्ष बनाया। उन्होंने कहा है कि जो भी इस तरह के मामले आते हैं उसमें जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं कि माइनॉरिटी के लिए मिनिस्टर ये हैं जी। उनको आगे आना चाहिए, और जब भी ऐसी चीज़ें हों तो दोनों समुदायों के कुछ लोगों को लेकर के, कुछ लीडर्स को लेकर के बैठना चाहिए और कहना चाहिए भाई ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें बाहर जब आए जब इन पे डिस्कशन अंदर हो चुका हो, क्योंकि जब ये अचानक बाहर आती हैं तो संभल जैसी घटनाएं सामने आती हैं। जिस तरह से संभल की जो क्या बोलते शाही मस्जिद का मामला सामने आया था, उसमें भी यही हुआ कि आपने मतलब एक दिन में ही सर्वे करवा डाला। अब सर्वे करवाने के लिए जब लोग वहां पहुंचे तो जाहिर है कि लोग बाहर तो निकले, क्योंकि वो मस्जिद बहुत पुरानी है, 16वीं सदी में बनी थी। उसके बाद फिर अब क्या हो रहा है कि वहां पे जब लोग बाहर आ रहे हैं तो इधर से नारेबाजी की जा रही है, उस नारेबाजी के बाद फिर उधर से पलटवार हो रहा है, इसमें फिर पुलिस वाले गोलियां चला रहे हैं और 5 लोगों की मौत हो जा रही है। तो ये देश के लिए अशांति फैलाई जा रही है। इसमें हालांकि जो भी वहाँ के विपक्षी नेता हैं, चाहे वो यूपी से हों या देश के और भी राज्य से हों, उन्होंने ये कहा है कि ये हिंसा नहीं, ये मर्डर है, ये पुलिस द्वारा किया गया मर्डर है। जो 5 लोग मरे हैं उनको मतलब यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज हैं हिंदुस्तान की, उन्होंने उनको मर्डर करार दिया है। यासिर, आपने एक बात बोली कि बिना दूसरे पक्ष के सुने फौरन ही फैसला ले लिया जाता है और कोर्ट उस पर रजामंद भी हो जाता है फैसला सुनाने के लिए और सर्वे कराने के लिए। और जैसा कि हमने संभल शाही ईदगाह में देखा, शाही मस्जिद में, और जो बहुत सारी मस्जिदें हैं जिनका सर्वे अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो उस पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही पक्ष की सुनी जाती है, दूसरे पक्ष की सुनी ही कब जाती है। उनसे कोई राय मशवरा या उनसे उनकी जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं सरकार जो है इसको दरकिनार कर देती है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए यासिर ऐसा लगता है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ मंदिर की ही ज़रूरत है, क्योंकि भाजपा को पता है कि अगर हम ये सारी चीज़ें छेड़ेंगे, क्योंकि कोई भी आकर दावा कर देता है कि ये मस्जिद के नीचे फला मंदिर है और ये मज़ार के अंदर फला मंदिर है, तो उस पर लोग राज़ी भी हो जाते हैं। दूसरे ही दिन सर्वे का आदेश भी आ जाता है, सर्वे करने के लिए लोग भी पहुंच जाते हैं। और वोट बैंक की बात करें तो अगर भाजपा हर राज्य में जीत रही है तो ये वोट बैंक कहाँ से हासिल हो रहा है, क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ मंदिर चाहिए, रोज़गार नहीं चाहिए उन्हें। देखिए, रोजगार हो या मंदिर हो, लोगों में ऐसी भावना भर दी गई है लोगों के दिमाग में कि अगर आप मतलब 80 और 20 वाली चीज़ें ज़्यादा भर दी गई हैं कि आप 80% हैं और वो 20% वो हालांकि 16% हैं, 14% हैं। अगर वो आप अगर सॉरी वो 80% है और दूसरा पक्ष जो है वो 14% है, लेकिन आप फिर भी उनसे क्यों डर रहे हैं। और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि देश के और जितने भी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो या जो पार्टियां एनडीए के अलायंस में नहीं हैं, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये पार्टियां जो हैं ये कहीं ना कहीं मुसलमानों का सपोर्ट करती हैं और इनकी वजह से मुसलमान इस देश में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनका कहने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा आतंक फैला रहे हैं। जिस तरह से टीएमसी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि टीएमसी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसी तरह से हेमंत सोरेन जिन्होंने कल शपथ ली उन पे भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वहाँ पे स्कूलों को फ्राइडे को बंद किया जाता है। हालांकि बात यह है कि वहाँ पे जो मदरसे वाले स्कूल हैं उनको जुमा को बंद किया जाता है। इसमें बिहार के जो नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो अक्सर इस तरह की टिप्पणियाँ करते रहते हैं। हालांकि जो बीजेपी का हाईकमान है उनको ऐसे लीडरों को मना करना चाहिए। कल मैंने देखा वीडियो जब ये क्या बोलते हैं, जब वहाँ पे हो रही थी कार्रवाई फिर स्थगित कर दी गई, उसके बाद फिर जब बाहर निकलते हैं तो अजमेर दरगाह के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं कि नहीं, जब ऐसी चीज़ें हैं तो मुसलमानों को एक होकर के ये करना चाहिए। और कांग्रेस ले दे के कांग्रेस ने जो है तुष्टीकरण की राजनीति की है वगैरह वगैरह चला। लेकिन उसके बाद एक और एमपी हैं जो रवि किशन है, जो कि फिल्म एक्टर भी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इन मामलों में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और मैं ये कहना भी चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स हैं उनको इन मामलों में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है और जब कोर्ट जो आदेश देगा उसके बाद फिर आप इस पे टिप्पणी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक मामले कोर्ट में हम टिप्पणी करके अगर कोर्ट कोई मतलब कोर्ट कहीं ना कहीं कोर्ट हमें घसीट सकता है ना फिर, तो इस तरह के लीडर्स भी होने चाहिए। ऐसे मामलों पे लीडर्स को
फौरन मुंह नहीं खोलना चाहिए। अगर आप सत्ता पक्ष में या विपक्ष में कहीं भी हैं, विपक्ष में तो आपको आवाज़ उठाने के लिए एक राइट दिया जाता है, आप आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए भी एक दायरा है, उस दायरे से हट के नहीं जा सकते हैं। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अब ये जैसे क्या बोलते हैं, गिरिराज सिंह टाइप लोग जो होते हैं, ये हमेशा सिर्फ मुसलमानों को मतलब टारगेट करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अब जिस तरह से बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं, हिंदुओं को जो रिपोर्ट्स मतलब हिंदुस्तानी मीडिया दे रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन वहाँ से अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही। वहाँ से ये आ रहा है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं अब क्या होता है कि जिस तरह से कोई ऐसा होता है जो कह रहा होता है कि हमारे बाजू वाला जो मुल्क है वो हमारे साथ है। तो अब हर जगह कुछ खुराफाती लोग होते, तो उन्होंने कुछ खुराफात की थी, वहाँ पे कुछ उल्टी सीधी हरकत हो गई होगी, जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया। उसके बाद फिर वहाँ के एक पंडित जी थे जिन्होंने कुछ बोला, उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको अरेस्ट करने के बाद हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी लीडर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने एक बात और बोली कि भाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो हैं वो बांग्लादेश के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते हैं। आप पहले अपने देश के मुद्दे पे तो बोल लीजिए। बिल्कुल। संभल से जो रिपोर्ट एक और सामने आ रही है, ऐसे कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, एक क्षेत्रीय पत्रकार है, उन्होंने कल दावा करते हुए कहा था कि जो हिंसा हुई थी और उसमें जो 5 लड़कों की जो मृत्यु हुई थी, तो उसमें जो उनके पीड़ित परिवार हैं उस पर जाकर पुलिस जो है वहां पर उनके घर में जाकर कुछ कागजात पर दस्तखत करवा रही है। और उनका कहना है कि वो ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते और हमें पता भी नहीं है कि वो किन सारी चीज़ों के लिए दस्तखत करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसमें कुछ झोल नज़र आता है। देखिए, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो अब पुलिस, क्योंकि ये बात पुलिस पे आ गई है, गोलियां पुलिस ने चलाई थी, 5 लोगों के मौत की जिम्मेदार पुलिस है। अब पुलिस अपने हिसाब से डील कर रही है, क्योंकि ऐसा लग भी रहा है वहाँ के हिसाब से कि अब शासन ने, मतलब जो वहाँ पे सत्ता में है, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए कि भाई तुमने गोलियां चलाई हैं, उसका हर्जाना अब तुम्हें भुगतो। तो अब वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं कि अब हमें किस तरह से पोलाइट होना है। वहीं कल एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिस वाला कह रहा था कि हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी ये फील होता है, हम भी इंसान हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जो चीज़ें हम पे हावी हो जाती हैं, फिर हमें कुछ नज़र नहीं आता है। तो आप देखिए कि देश का हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता है। अब वो सरकार में जो लोग होते हैं वो उन पे प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने के बाद फिर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। जी जी बिल्कुल। जहाँ पर दबाव बनना शुरू हो जाता है वहाँ पर लोग खुद ना खुद उनकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस जो है बरकरार है। कल ही अमित शाह के घर पर कई सारे नेताओं की बैठक हुई थी। महायुति की जो नेता थे वो गए थे वहाँ पर, उन्होंने बैठकें भी की और उसमें सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है, जो खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री जो है भाजपा का ही होगा। तो सीधे सीधे अगर कहा जाए तो देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और इसके लिए कहा जा रहा है कि जो महायुति के जो गठबंधन के जो नेता हैं उनकी भी सहमति बन गई है कि वो भाजपा का ही मुख्यमंत्री लाना चाहते हैं। देखिए, आपने जिस तरह बोला कि जब दबाव होता है तो दबाव में इंसान कुछ भी कर सकता है, और इस वक्त एकनाथ शिंदे हों या फडणवीस हो, दोनों पे दबाव है। एकनाथ शिंदे पे ये दबाव है कि भाई आप जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री थे और आप मुख्यमंत्री थे, उसी के बाद वहाँ पे चुनाव जीता गया है, तो उनकी पार्टी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपके फेस पे अगर चुनाव जीता गया है तो मुख्यमंत्री आपको होना चाहिए। अब बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई हैं तो फडणवीस का के जो गुट के लोग हैं उनका ये कहना है कि अगला मुख्यमंत्री फडणवीस होगा। इसको लेकर के कल दिल्ली में एक बहुत लंबी चर्चा चली, और वहाँ पर चर्चा जो चली उसके बाद शिवसेना के एक नेता हैं संजय सिरसाट, उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं मगर वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अब इससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब आप ये चीज़ एक देखिए कि सब कुछ ठीक नहीं होने के बावजूद वो लोग जब बाहर आते हैं तो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं वो चीज़ें मीडिया के सामने आए। अब जिस तरह से ये जो चल रही हैं बैठकें, इस पे अपोजिशन के जो वहाँ के लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं।
उसी में आज एक लीडर है, उनका उनका कहना है कि ये लोग जा करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने मुजरा कर रहे हैं कि जो अच्छा मुजरा कर लेगा उसको सीएम बनाया जाएगा। ठीक है। वहीं संजय राउत का ये कहना है कि अब तक अगर हम, कल भी उन्होंने यही बात कही थी कि अगर हमारी सरकार, हमारी सीटें ज़्यादा आई होती हैं और हम सरकार बनाने वाले होते और हमारे में अभी ये चल रहा होता तो देश की मीडिया और बीजेपी कितना हल्ला गुल्ला मचा दिया होता अब तक इन्होंने। लेकिन ये लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो अजीत दादा हों, चाहे वो शिंदे हों, चाहे वो फडणवीस हों, ये लोग खुद कुछ नहीं कर सकते। जब तक ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। तो इसी बीच यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के लोग जो वहाँ के वो हैं, क्या बोलते हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र के लोग इस वक्त अगर उन्होंने महायुति को वोट दिया होगा तो वो पछता रहे होंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। 1 हफ्ता होने वाला है, सैटरडे को रिजल्ट आया था और आज फ्राइडे है। अब देखते हैं कितना समय और लगेगा, कितने दौरे दिल्ली के होंगे। अजीत पवार भी दिल्ली जा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी दिल्ली जा रहे हैं। इतना दिल्ली आना जाना लगा हुआ है, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। उसका रीज़न क्या है, वही एक रिपोर्ट और भी कल आई थी सामने कि जहाँ जहाँ बीजेपी ने सीएम बनाने में ज़्यादा समय लिया है वहाँ सरप्राइज़ किया लोगों को। तो हो सकता है कि फडणवीस के अलावा भी बीजेपी से अगर कोई सीएम बन जाए तो कोई मतलब हो सकता है सरप्राइज़ देना चाह रहे हो, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था राजस्थान में, जिस तरह हमने देखा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में तो उनका नाम सामने ही था हरियाणा में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और जिस तरह छत्तीसगढ़ में देखा था हमने जब ये तीनों उसके इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें इन्होंने ज़्यादा समय लिया था सीएम बनाने के लिए, और सीएम कहीं ना कहीं एक सरप्राइज चेहरा दिया था, नया चेहरा दिया था सीएम के लिए। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो कोई नया चेहरा देना चाह रहे हो, इस पे मंथन हो रहा होगा। जी, आपने अजीत पवार का जिक्र किया यासिर, तो अजीत पवार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने महायुति को जीत दिलाने में एक अहम और बड़ी भूमिका निभाई है। तो वहीं पर एक खबर सामने आ रही है कि अजीत पवार जो हैं उनकी सरकार में हिस्सेदारी कम हो जाएगी। कहा जा रहा है कि उनके जो विभाग थे वो कम कर दिए जाएंगे, उनके मंत्रियों की संख्या घटा दी जाएगी, और सामने बात आ रही है कि अजीत पवार के पास जो वित्त विभाग था उसको जो भाजपा है वो अपने हिस्से में लेने की कवायद कर रही है। बिल्कुल, अजीत पवार जो है एकनाथ शिंदे के सरकार में 9 मंत्री थे उनके। अब कहा जा रहा है कि मंत्री कम दिए जाएंगे, और मंत्री कम देने के साथ ही उनकी पावर भी छीन ली जाएगी। अब अजीत पवार को ये सोचना है कि उन्हें करना क्या है। देखिए, सरकार में तो रहेंगे क्योंकि अपोजिशन के पास उतनी सीटें हैं नहीं कि अपोजिशन में जा करके अपनी सरकार बना सकें। और जिस तरह से महायुति की जीत में अहम भूमिका निभाई है, उनका भी बड़ा योगदान होगा भाई। जिस तरह से बीजेपी और क्या बोलते हैं शरद पवार में जो कैंडिडेट्स को लेकर के तलखियां चल रही थी, जिस तरह से ये बोला गया था कि नवाब मलिक को आप टिकट ना दो, लेकिन उन्होंने अपने दम पर टिकट दिया। और बात अलग है, नवाब मलिक हार गए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये नज़र आती है कि जब आपके पास दम होता है, आपके पास लोग होते हैं, आपके पास आपका वोटर होता है, आपके पास अपनी पहचान होती है, तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहाँ बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, इस पे सबसे पहले अजीत पवार ने बोला कि ऐसे बयान उनकी है, हम महायुति में हैं लेकिन हम ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब हैं साथ में ही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी कही हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी से बिल्कुल अलग हैं। जी। ठीक है। जिस तरह से नीतीश राणे ने जो बयान दिया था उस पर उन्होंने कहा था कि आजकल के जो नए लीडर्स आए हैं वो उल्टे सीधे बयान दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं, हालांकि उनको ज़मीन पर रह करके पहले भाषा और काम सीखना चाहिए, उसके बाद इस तरह के बयान देने चाहिए। तो अजीत पवार कहीं ना कहीं वहाँ पे एक क्या बोलते हैं बड़े लीडर हैं और संकट मोचन की भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये सामने रिपोर्ट जो आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अजीत पवार को कम मंत्रालय दिए जाएंगे, उनको थोड़े हल्के मंत्रालय दिए जाएंगे। तो अब ये देखना है कि अजीत पवार की इसमें क्या राय होती है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे जब सरकार बनी है तो सरकार में अजीत पवार जो है 41 सीटें जीते हैं, 41 सीटें जीते हैं, और 41 सीटें कहीं ना कहीं एक अच्छा वो होता है कि 2024 के विधानसभा में 60 सीटों पर लड़कर अजीत पवार ने 41 पर जीत दर्ज की है। जीत के मामले में अजीत पवार का स्ट्राइक रेट 70% है।
ठीक है। 70% अगर आपका स्ट्राइक रेट है, आप 60 सीटों पे लड़े तो 41 सीटें जीते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कम मंत्रालय दिया जाता है तो मुझे लगता है कि अभी इनको संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। आपने महायुति में रह करके इलेक्शन लड़ा है और अपोजिशन उतना कुछ खास कर नहीं पाई है जिस हिसाब से वहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर आप जा भी रहें तो उनका कोई नुकसान होगा? बिल्कुल। उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं, उल्टे आपका ही हो जाएगा। तो जिस तरह से बीजेपी की सीटें ज़्यादा आई हैं और जिस तरह से वहाँ पे सीएम के बारे में जो अभी चीज़ें चल रही हैं, उसमें यही समझ में आ रहा है कि शायद बीजेपी कोई सरप्राइज़ देना चाह रही है, सरप्राइज़ नया फेस लेके आना चाह रही है। अब वो नया फेस कौन होगा, इस पे अभी भी क्या बोलते हैं, पत्ते जो हैं वो बंद हैं, खुले नहीं हैं। और जिस तरह से अजीत पवार का मामला है, अजीत पवार भी सोचेंगे उसके बाद वो क्या करना है उनको, क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि हमारे बच्चे हमेशा ही कहते रहते हैं कि आप कब तक डिप्टी सीएम रहोगे, आप सीएम कब बनोगे। जी, आपने अजीत पवार की बात की ऐसे, तो जैसा कि भाजपा जो है दावा करती है कि हमारे जो गठबंधन के जो नेता हैं, महायुति के जो नेता हैं, वो एक मत हैं और उनका यही मानना है कि भाजपा से ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे लगे कि वे खुश हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। जैसा कि हमने कई सारे वीडियोस में देखा है, ठीक है, उनके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी नज़र आती है इन सारी चीज़ों को लेकर के। और वहीं पर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, कुछ टाइम पहले हमने बात की थी कि भारत 105वें स्थान पर है। तो वहीं पर बता दें कि कल जो है इसको लेकर भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार ने इसे गलत करार दिया है। सरकार ने लोकसभा में कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, भूख को मापने का आधार वो गलत है और कहीं ना कहीं इसकी वास्तविकता छिपाई गई है। देखिए, अब आप जब देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद पे बात करेंगे तो आप इन चीज़ों पे काम नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह से अभी हमने पहले भी बोला, पहली न्यूज़ में बोला कि कई ऐसे स्कूल तेलंगाना में, उसी तरह कई ऐसे स्कूल पूरे देश में, और देश में इन देश जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहाँ भी हैं। जिस तरह से आप देखें कि यूपी इतना बड़ा राज्य है और क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, राजस्थान बड़ा राज्य है, इन सब जगहों पे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे मिड डे मील के नाम पे बच्चों को खराब राशन खाना दिया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको कैद कर दिया जाएगा, आप पे केस चलाया जाएगा। और जिस तरह आपने देखा कि अभी सिद्दीक अप्पन जो थे उनको जिस तरह से वो हुआ था, वो गए थे उस वक्त वहाँ पे, और जो पत्रकार थे उनको यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उसके काफ़ी समय काफ़ी चीज़ें चर्चा चली थी। लेकिन जब आप सिर्फ देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान और बटोगे कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इन सब चीज़ों पे अगर आप चर्चा करेंगे तो आप इस पे कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको ज़मीनी लेवल पे काम करना होगा। और जिस हिसाब से इस वक्त बीजेपी की सत्ता है देश में तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो जानी चाहिए। जिस तरह से मोदी जी जाते हैं बाहर और बीजेपी के लीडर्स कहते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है हमारा, तो अगर यही डंका है तो फिर मतलब अगर सही होगा तो क्या होगा। और जिस तरह से इस वक्त देश के हालात ने, ट्रेन की हादसात रोज़ होते हैं और देश में जिस तरह से दिल्ली जो है, कल अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि दिल्ली क्राइम की राजधानी बन गई है। उन्होंने कहा है कि 90s के दशक में जो मुंबई थी वो अब जो है दिल्ली हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रंगदारी क्या बोलते फिरौती मांगी जा रही है, लोगों का किडनैपिंग किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है बीच चौराहे पे। तो इसके लिए गृह मंत्रालय पे उन्होंने क्या बोलते हैं हमला बोला, और हमला बोलते हुए कहा है कि आप एक बार हमें ये दे दें तो हम इसको सही कर देंगे। जी, तो झारखंड की बात करें कि झारखंड में एक मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। हेमंत सोरेन फिर से वापस सत्ता में आए हैं, फिर से उनको मुख्यमंत्री पद मिला है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं और मुख्यमंत्री बनते ही वो एक्शन मोड में नज़र आए। उन्होंने जो एक सम्मान योजना है, मैया सम्मान योजना, उसके तहत जो प्रत्येक महिला को पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, 18 से 50 साल की आयु की जो महिला होती थी उनको 1000 दिए जाते थे, उसमें उन्होंने बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो भी मतलब यहाँ के मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को उठाएंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और इसके तहत जो मैया योजना है, सम्मान योजना है, उसके तहत पहले जो 1000 रुपये मिला करते थे महिलाओं को, अब उसकी राशि बढ़ाकर 2500 कर दी है।
तो अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार है, जो झारखंड में जो पहले भी सरकार थी हेमंत सोरेन की सरकार, उसको कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकार किया है और जनता कहीं ना कहीं उससे खुश नजर आई है, तभी वापस से हेमंत सोरेन सत्ता में आए हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।